बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ है ताहिर मलिक और मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी। आप देख रहे हैं खबर है। नाज़रीन, मैं आज आपका वक्त रनडाउन में ज़ाया नहीं करूंगा। मेरे पास पाकिस्तान के आज दो काबिल कदर और मेरे भाई जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, जिन्होंने आज तक बहुत ऐसी खबरें दी जिसे कोई सोच नहीं सकता और हमारे पर जल जाते हैं। मोहम्मद मालिक साहब हैं हमारे साथ नाज़रीन, आपके पसंदीदा, और अरशद शरीफ साहब हैं, जिन्होंने पिछली हुकूमत को शरीफ करके बेशरीफ कर दिया था। कहते हैं कि वकीला और जज साहबान इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मालिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, आप शहर में बैठे हैं इस्लामाबाद। कहा जा रहा है कि जो पिछले दिनों में एक हल्के से शरारत थी, मौसम खराब था, बड़ा आलूद था, पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में बैरियर हटाए जा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए भट्टी साहब, बात बड़ी सीधी है। जो जिसको कहते हैं ना एतमाद या ट्रस्ट, या वो 100% होता है या नहीं होता। पार्शियल ट्रस्ट या टुकड़ों वाला ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट की तो बात अब वो रही नहीं। जो भी वजूहात थी, गलत थी, सही थी, दुनियावी थी या दीनी थी, जो भी वजूहात थी वो एक खराश तो आ गई है, जिसको कहते हैं हवा में खलिश आ गई है। अब आप जितना मर्जी डैमेज कंट्रोल कर लें। कल हमने देखा फ़ोटो, एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की गई। NCOC की मीटिंग थी, वहाँ पे आर्मी चीफ भी गए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए, वहाँ पे जनरल फैज़ भी गए। हालांकि कल की बात बनती नहीं थी NCOC की, कि कोई क़यामत नहीं आई हुई थी। लोएस्ट डेथ काउंट था जुलाई से लेके अब तक, और बिल्कुल कोई इस वक्त डेंगू ज़्यादा बड़ा मसला है, NCOC बड़ा मसला नहीं है, कोविड इतना बड़ा। तो दिखाया गया कि ऑल इज़ वेल टाइप थिंग। फिर बाद में आर्मी चीफ के कल ही दौरे पे चले गए, ISI के। तो व्हील्स विद इन व्हील्स तो मोशन में चल रहे हैं। आज भी जो टेलीविज़न पे हम देख रहे हैं, दोनों साइड्स अपना इमेज बिल्डअप कर रही हैं। प्रिटेंड तो करेंगे कि हालात बिल्कुल जी कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो है, आज देखिए आज क्या तारीख होगी, 19 तारीख हो गई है। 6 का हुआ फैसला, आज 19 हो गई है। अभी तक इस पर कोई चीज़ नहीं सामने हुई, सेटल नहीं हुआ। ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया जुमे हफ्ते तक हो जाएगा, लेकिन बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। और अब दो सवाल उठेंगे बड़े इंटरेस्टिंग। अगर वज़ीर आज़म वही अपॉइंटमेंट कर देते हैं ISI चीफ की, तो लोग के जब हमारे पंजाबी में कहते हैं फिर दुच मेंगड़ियाँ पाण दी की लोड़ सी। और अगर चेंज कर देते हैं नाम, जो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है, बल्कि वही नाम रहेगा, अगर चेंज कर देते हैं तो फिर आर्मी चीफ के ऊपर बड़ी बातें आती थी कि ठीक है जी, क्या आपने बगैर पूछे किया था, या अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं रहती तो फिर उनका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आइदर वे इसमें विन विन किसी के लिए नहीं है। अच्छा, आप ये तो कह सकते हैं कि कितना कम नुकसान हुआ या ज़्यादा हुआ। मालिक साहब, मैं अरशद साहब, सुना है कि आप कहीं टाइपिंग हो रही हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास चल के आ जाते हैं। क्या इतना मुश्किल काम था कि DGISI की तैनाती, जिसमें 15-16 रोज़ लग जाए, क्या इतनी मुश्किलात हैं? पहले दौर में तो चलो ऊँटों पे जाते थे लोग, सफ़र बहुत ज़्यादा हो जाता था कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने में महीने लग जाते थे। पिंडी से इस्लामाबाद पहुँचते हुए समरी में कौन कौन से बैरियर आए जो आपके पास डॉक्यूमेंट आए हैं? अच्छा भट्टी साहब, एक तो डॉक्यूमेंट चल के कभी भी नहीं आते। आप माशाल्लाह से उन चंद एंकर्स में से हैं जो कि बाकायदा रिपोर्टर रहे हैं, और आपको पता है कि साल की मेहनत के बाद आप सोर्सेज कल्टीवेट करते हैं, और अभी भी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आपको ख़ुद जाना पड़ता है। दफ्तर में बैठ के आपको कभी भी चीज़ें नहीं मिलती, वो फिर किसी ना किसी का इंटरेस्ट होता है। दूसरा, आपने मौसम की बात की और पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बैरियर्स की। तो सिक्योरिटी सूरत हाल जो थी, वॉर ऑन टेरर के बाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद काफ़ी बेहतरी आई पिंडी इस्लामाबाद में। एक वो दौर भी था जब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बैरियर्स होते थे, और फिर जनरल कियानी का अगर फर्स्ट कमांड कंपनी के आप उठा के देखें, और उसके बाद से एक जो सिलसिला आप देखते हैं कि मुल्क में कदरे बेहतरी आई, और पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान वाकई बैरियर्स होते थे, सिक्योरिटी बैरियर्स काफ़ी होते थे, वो सब तमाम के तमाम रिमूव हो चुके हैं। और इस वक्त अनलेस के कोई स्पेशल ओकेजन हो, उसके अलावा बैरियर्स नहीं आते। जहाँ दूसरी आपने बात की कि जिस समरी को इतना टाइम क्यों लगा, तो बाकायदा तौर पे कल ये इतलात आई, आपने भी, आपके चैनल पे भी चली, और बतौर प्रेसिडेंट आपने वो ख़बरें क्लियर भी की कि जनाब वज़ारत दिफ़ा ने समरी भेज दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को।
तो एक लीगल प्रोसेस है जिस किताब को आप कहते हैं कि आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत आर्टिकल 90 और 91 के तहत किसके क्या इख्तियारात हैं। फिर आर्टिकल 243 उसमें बड़ा वेल डिफाइंड है कि सुप्रीम कमांड किसके पास है आर्म फोर्सेस की, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे काम करता है, वो आर्टिकल 48 के तहत काम करता है। और हुकूमत पाकिस्तान कैसे काम करती है, वो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत काम करती है। और रूल्स ऑफ बिज़नेस में हर डिवीज़न, हर मिनिस्ट्री का एक बाकायदा तरीक़ाकार दिया गया है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ, आपको याद होगा एक दफ़ा नहीं मुतअद्दद बार ये बात कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, तो हम सबको कानून को फॉलो करना होगा। उन्होंने ये बात भी आपको याद होगा कही थी कि जनाब कोई भी शख्स इदारों से बड़ा नहीं होता, कोई भी इदारा मुल्क से बड़ा नहीं होता। अच्छा, मैं अरशद साहब आपको रोकूंगा, इसके बाद मलिक साहब बेताब है। एक तो आप यकीनन सही फरमा रहे हैं, कानून, रूल ऑफ लॉ, आइन। इससे पहले फैद हमीद साहब की कितने दिन रुकी, आसम मुनीर साहब की कितने दिन रुकी, और इससे पहले जो तबादले होते रहे, आइन और कानून सिर्फ इसी समरी में आना था कि इससे पहले भी था कि कोई नया अमेंडमेंट तो नहीं हुई 3-4 दिन पहले? आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है जो कि उठाया भी जा रहा है। जो अपॉइंटमेंट्स का तरीका है, अगर आप चेक कर लें और आपके ज़राए, आपकी चिड़िया जो है पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी मूवमेंट होती है तो आरिफ भट्टी को पहले पता लग जाता है। तो जब नेवल चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म ने 3 प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के साथ बाकायदा तौर पर मुलाकात की थी। और मैंने दोबारा ये चेक किया है वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से, उन्होंने ये बात कन्फर्म की। जब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी थी तो उस वक्त भी उन्होंने 3 प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के साथ मुलाकात की। जब मिलिट्री सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की इशू था उस वक्त भी उन्होंने प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यू किया और पूरा प्रोसेस उस हवाले से फॉलो भी हुआ था। अब आपने बात की कि आपने बाकायदा तौर पे एक पर्टिकुलर नाम लिया, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद जो इनकम्बेंट DG ISI हैं, जिनकी बहुत सारी खिदमात भी हैं। और मैंने एक और नाम भी लिया उनसे पहले, जिन्हें शायद न्यूयॉर्क से पहले तब्दील कर दिया गया था, मुझे पता नहीं। आसिम मुनीर, एग्जैक्टली, लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर साहब जो DGMI रहे, DGMI के बाद DG ISI भी रहे, कोर कमांडर गुजरांवाला और अब क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट भी हुई थी बतौर DG ISI। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे कि यकीनन आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि उस पर क्या कानून खामोश था। तो इस पे अगर वज़ीर आज़म हाउस से वर्जन लें तो मज़ीद चीज़ें वाज़े हो सकती हैं। लेकिन इस सारे मामले से हट के, क्योंकि आप माशाल्लाह एक क्राइम रिपोर्टर भी रहे, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, और आपने ऐसे मुतअद्दद केसेस कवर किए होंगे क्राइम रिपोर्टर, इस चीज़ से टोटली हट के जिसका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। एक चोर चोरी करता है, 1 चोरी, 2 चोरी, डकैतियाँ डालता है कि कत्ल कर देता है, बहुत बड़ा बदमाश बन जाता है। और फिर एक दिन आपके जो पुलिस वाले दोस्त हैं वो जाग जाते हैं और वो कहते हैं यार अब जो है ना बहुत हो गई और यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी। और फिर जब कानून जागता है तो कानून के लंबे हाथ जो हैं, आपने बतौर क्राइम रिपोर्टर ऐसी यकीनन बहुत सी स्टोरीज़ कवर की होंगी, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कानून के लंबे हाथ हैं वो इवेंचुअली वन वे और नदर आप तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, मैं इसके बाद मलिक साहब आएंगे, अमूमन जब चोर पकड़ा जाता है, नहीं, बतौर अब एक से एक भट्टी साहब अब भागे ना बतौर क्राइम रिपोर्टर आप बताएं, आपने इस तरह के मुतअद्दिद केसेस कवर किए कि नहीं किए? मैंने भी आपने बहुत मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मेरा आपको बताने का पहले मतलब ये था कि अल्लाह के करम से आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप बिला वजह खबर नहीं देते, आपकी रसाई एक जर्नलिस्ट पे एक टाइम आता है। सिर्फ मेरी गुजारिश है, मैंने ऐसे मुल्ज़मान को तो देखे हैं लेकिन मैंने मुनसिफों को दूसरी तरफ चोरी का आर्डर देते हुए नहीं देखा। खैर मलिक साहब आपका कोई सवाल? मालिक, मैं ज़रा आपके एक्सपीरियंस से एक चीज़ ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले मैं आई वुड लाइक टू गिव माय अंडरस्टैंडिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई लोग या वोट इतने मैटर नहीं करते। यहाँ पे हमारी सियासी कल्चर में पिंडी इस्लामाबाद के रिलेशन बड़े अहम हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि 3.5 साल के बाद ये जो आपने एक थोड़ा सा एक लिंक बताया कि 3.5 साल में पिंडी इस्लामाबाद में जो हो रहा है, ये डू यू सी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऑपोजिशन? देखिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स 3 साल जी अपोजिशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अपोजिशन के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इमरान को हिट कर सकते हैं इस कंडीशंस में? बात यह है मलिक साहब, अपॉर्चुनिटी तब होती है अगर आपकी गेम प्लान क्लियर हो। अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन भी यहाँ कोई नेशनल पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही, हर कोई सेल्फ सर्वाइवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। PMLN की हर बात ख़त्म होती है कि मरियम को क्लियरेंस मिल जाए, मियाँ साहब के केसेस ख़त्म हो जाएं,
और शायद शहबाज फैमिली के भी केसेस ख़त्म हो जाए, ना भी हो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी का कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान अपने और अपने भाइयों के केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, रेलिवेंस चाहते हैं। इनमें से पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? ये सारे अपने अपने खानवादों की कर रहे हैं गेम। PMLN के अंदर अपना विरासत का ऐसा झगड़ा चल रहा है। एडवांटेज लेने के लिए एक क्लियर गेम प्लान वो तो होना चाहिए। और मैं दूसरी एक बात, पहले ये अरशद और बात कर रहे थे भट्टी साहब, मुझे तो वो मरहूम पीर पगाड़ा याद आ गए, कुत्ता बिल्ली, काली बिल्ली, सफ़ेद खरगोश। खुल के बात करें, सीधी बात करें, कौन चोर है कौन डकैत है, ताकि हमें भी समझ आए कि क्या बात है क्या नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आई सारी बात की कि किसने क्या किया, कौन कानून कौन क्रिमिनल था। अगर इस सारे इशू में कोई क्रिमिनलिटी हुई है, हमें चाहिए हम खुल के बात करें क्या क्रिमिनलिटी हुई है। देखें, 2-3 सवाल उठते हैं। जिस दिन अपॉइंटमेंट्स अनाउंस हुई, पहले कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट अनाउंस हुई, सुबह प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, फिर 2-3 घंटे के गैप के बाद DGISI की अपॉइंटमेंट आई। ये बड़ा अनबिलीवेबल मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से और इन्होंने कैटेगोरिकली बात ना की हो और ये बात किए बगैर आर्मी चीफ कर दे। माजी में ये भी होता रहा है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर्स एग्री कर गए और अनाउंसमेंट्स होगी, पेपर वर्क फॉलोड लेटर किया, पेपर वर्क केम लेटर। ये नहीं हुआ कि पहले समरी की उसके बाद अनाउंस किया। इस लेवल के ऊपर जब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं तो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। किसका हुआ है वो नहीं। और दूसरी बात, इस्लामाबाद में ये भी बात चल रही थी कि जी क्या बाजवा साहब को 2 साल और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 64 साल की उम्र वाली बात है। मैं एक सवाल करता हूँ आप सबसे भी, तो मेरे पास का जवाब नहीं है, अरशद भी है, कि अगर एक आर्मी चीफ, इन्होंने आमिर डोगर से खबर निकलवाई कि जी हमें वज़ीर आज़म ने बताया कि मैं चाहता था कि जनरल फैज़ जो हैं 6 माह और रहें DGISI, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी इवॉल्व कर रही है। नॉर्मल हालात में एक आर्मी चीफ जिसको ये भी पता हो कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, उनको ना सुनने की आदत नहीं है, वो रिएक्ट करने वाले आदमी है, सब कुछ है, वो क्यों नहीं बढ़ाएंगे उसको? 6 महीने क्यों नहीं डिले कर देंगे? कोई समझ नहीं आती कि उस पर जिद लगाने वाली क्या बात थी। अनलेस दे वो सम अदर इशू। तो अगर एक आर्मी चीफ जिसका अपना फ्यूचर भी लिंक्ड हो एक वज़ीर आज़म से, अगर उसके वो एक कहने ऑर्डर को रिजेक्ट करता है और जिद करता है कि नहीं हमने चेंजेस अभी करनी है, तो कहीं ना कहीं तो कोई खाना फिट नहीं हो रहा मेरे नज़दीक। इसका मतलब है कि कोई और वजह भी होगी। मेरा ख्याल है कि शायद आर्मी चीफ कुड नॉट अफोर्ड सेइंग यस टू द प्राइम मिनिस्टर। ये बातें बाद में निकलती हैं, क्या निकलती हैं, लेकिन अच्छा मालिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की और माशाल्लाह आज मेरा भाई अरशद शरीफ हमें आइन और कानून के मुताबिक जो हुकूमत कर रहे हैं हम इनसे सीखते हैं। मेरे तो लव है ये। अरशद साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक सब चलता है, और अभी मालिक साहब ने कहा लियाकत बात की, तो एक लियाकत बात की तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, खुसूसन पिछले 3-4 सालों से तो लियाकत बात बड़ा पॉपुलर रहा है, उधर बड़े बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। अचानक लियाकत बात का नाम तब्दील करने की ज़रूरत क्यों आई? आपको तो मेरा ख्याल है शनासाई है लियाकत बात से आपकी। बिल्कुल, लियाकत बाग का आपने जिक्र किया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की शहादत वहीं पे हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत वहीं पे हुई, और लियाकत और जहानत जो है ना मोहम्मद मालिक साहब की, क्योंकि भट्टी साहब मैं और आप तो छोटे रिपोर्टर्स हैं, हम तो नीचे SHO लेवल पे खेलते रहते हैं, ये IG लेवल पे खेलने वाले मालिक साहब एडिटर हैं, एडिटर स्टेटस, ये टॉप पे खेलते हैं, तो इससे रसाई इनकी काफ़ी ज़्यादा है। अब जो इन्होंने मफरूज़ों की 1-2 बात की है मोहम्मद मालिक साहब ने कि जी ये चीज़ समझ नहीं आई और इस तरह से हुआ, अगर और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का भी उन्होंने हवाला दिया कि जी बात चल रही थी 2 साल की, तो आप ये कानून उठा के देख लें, प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल सवाबदीद है, और इसको कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, जिसमें कि ये बिल अमेंडमेंट हुई थी, और इसको कहा गया दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये आपके सामने रख रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये आया था। और जो 64 साल की बात की इन्होंने, इसका सेक्शन 8C है जो बड़ा वाज़े कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो आर्मी चीफ को 64 साल की उम्र तक रख सकते हैं, और इस एक्ट के बाद सिर्फ एक नोटिफिकेशन दरकार होगा। और जब आप इस पूरी केस फाइल के ऊपर जाते हैं, ये मैं आज अच्छा किया आपने मुझे दफ्तर में बैठे, स्टूडियो में नहीं बैठे, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स और फाइलों तक रसाई है। जब आप इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तरफ जाते हैं जिसके बाद ये कानून बना,
तो इसमें एक तो पहले बड़े मज़े की बात आती है जो सैयद मंसूर अली शाह साहब जजमेंट के शुरू में ही लिखते हैं कि इस सारे सवाल के जो उस वक्त आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से था और इस वक्त नोटिफिकेशन के हवाले से भी सवाल है, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट से अब मैं कोट कर रहा हूँ, एट द हार्ट ऑफ दिस केस लाइज द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ रूल ऑफ लॉ, इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज और ऑफ मैन। क्या हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो अफराद की है, शख्सियात की है या कवानीन की। और इसी में आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखता है द आर्मी इज परसीव्ड टू प्ले एन इंट्रिंसिक मैं अर्शद साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं ताहिर मलिक साहब का भी जवाब दे रहा हूँ ना, ताहिर मलिक साहब के भी सवाल का जवाब आ रहा है, उनके सवाल तो आप चलने नहीं दे रहे। आप सब मिशन इसके बाद कानून तो आपको आइन अजबर याद है अल्हम्दुलिल्लाह। कानून पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ होता है, मैं भी एक छोटा सा मालिक साहब का शागिर्द हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह कानून पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब गालबन चेयरमैन नैब सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, किस आइन और कानून के मुताबिक काम किया गया था। इमरान खान साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस से लोगों ने बढ़ चढ़ के उन्हें वोट दिया था। आधी बात ना किया करें। मेरी आप इतने माशाल्लाह आप चैनल के हेड हैं, मुझसे सीनियर ये है कि देखिए आप अपनी लियाकत का इजहार ना करें, मुझे सवाल करने का मौका दे दें। लियाकत की आपके इजहार में जहानत से उसका जवाब तो दे दें। एक छोटा सा सवाल। अच्छा, गुजारिश ये है कि जब गालबन आपको पता है कि वजीर आजम साहब का सियासी विजन बहुत ज्यादा है, जिस तरह उन्होंने इत्मीनाद का वोट लिया, जिस तरह जोग दर जोग MNA आए और उन्होंने आके इत्मीनाद का वोट दिया जब हफीज शेख नहीं बन सके। मेरा फिर सवाल ये है, इस समरी में आइन और कानून को रखे बड़ा मिसाली तलकात थे, मादी में भी होती रही ट्रांसफ़र पोस्टिंग। इस हुकूमत में DG आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी अदालत में जाना पड़ा, उसको असम्बली में जाना पड़ा। DGI से की बड़ी हसास तैनाती है, उसे दो लोगों में बात होती है, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ। अब कैबिनेट में गई, पार्लियामेंट्री पार्टी में भी गई, क्या आइंदा भी इस किस्म के मामला चलेंगे? मेरे ख्याल से आपने जब सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले जनरल कियानी की एक्सटेंशन हुई थी और कानून नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी फैसले में लिखा कि जनाब एक्सटेंशन के हवाले कानून ही कोई नहीं था, अब कानून उस हवाले से लिख दिया गया है। रूल्स ऑफ बिजनेस अगर आप उठा के देखें 1973 के, जो आज भी एप्लीकेबल हैं, उसमें 12 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो जो फेडरल इंटेलिजेंस है वो कैबिनेट डिवीजन के अंडर आती है बाकायदा तौर पे, और फेडरल इंटेलिजेंस कैबिनेट डिवीजन जब इसको करती है, और अगर एक प्रोसेस कोई शख्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद मालिक साहब, आप ताहिर मलिक साहब हमेशा आइन और कानून की तो बात करते रहे। अब मुझे नहीं पता कि ये किस वजह से आपको इसमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। आर्मी चीफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। दोनों अगर इस चीज़ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मसला किस चीज़ पे? हमें तो खुश होना चाहिए कि यार हमारे इदारे भी फॉलो करें और वज़ीर आज़म भी रूल ऑफ लॉ की बात करें। लेकिन आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर गलत नहीं है, दोनों का एग्रीमेंट है कि प्रोसेस फॉलो होना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही कहती है कि द आर्मी इज परसीव्ड टू प्ले एन इंट्रिंसिक रोल इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सॉवरेनिटी, फ्रीडम। अच्छा, अपना मालिक मैं जरा रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी एंड फिर आपकी तरफ ही आता हूं। माजी में अगर कोई गलतियां होती रही हैं और हमारे मुल्क में हमारे आप दोनों की आर्मी स्टाफ आइन और कानून का प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको कौन सा मसला नजर आया? पता ही बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चली कि जी वो 1 पेज था, वो खत्म हो गया, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। समरी चली गई, समरी में 3 नाम भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है, उसको सबने एक्सेप्ट किया है, जो भी फैसला होगा दैट विल बी एक्सेप्टेड, और जो आगे चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, देखेंगे उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अच्छा अरशद, मैं आपसे और मालिक दोनों को चाहूँगा जो भी इस पर कमेंट करे। मैं जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखता हूँ तो उसमें मुझे बड़ी कंसिस्टेंसी नज़र आई है। मुझे जो आम बंदे को जो मैसेज हुआ नवाज शरीफ से, जी एक हैबिट डेवलप की लोगों ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है और ये हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट से लड़ता है, इसकी ये हो जाता है 2-3 साल के बाद इसकी अपना एक पेज नहीं रहता। तो वही बात अब इमरान खान साहब पे भी आ गई है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो लॉ का है तो दोनों तरफ से वो लॉ है, तो फिर कहाँ पे हम फंसे हैं? कहाँ पे टेक्निकली ऐसा इशू है कि जहाँ के मालिक साहब भी इसका जवाब, मालिक साहब तो जवाब देने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में, क्योंकि इन्हें काफ़ी करीब से पता है कि किस तरह से नून लीग की हुकूमत काम कर रही थी। इमरान खान साहब जब आए थे उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान में
पुराने पाकिस्तान की मिसालें शायद उतनी रेलिवेंट या वैलिड नहीं रहेंगी, और जो पुरानी तारीखी लेंस से आप मौजूदा नए पाकिस्तान मालिक साहब आप जवाब दें। आज अरशद शरीफ साहब तो हमारे साथ शरारत करने के मूड में हैं, हालांकि नए पाकिस्तान में इन्हें शायद साहब देखें जो आपके पास आईनी बुक है ना, नए पाकिस्तान में अभी उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई। नए पाकिस्तान में नए चेहरे जरूर आए हैं लेकिन आइन वही है। मालिक साहब प्लीज आप रहनुमाई फरमाइए। मलिक साहब जो बात कर रहे थे, सारा मुद्दा ये है कि जी मसला हुआ क्या। कानून तो बड़ा सिंपल है, एक पैनल जाता, 3 नाम होते, उसमें से वज़ीर आज़म एक चुन लेते। हुआ क्या, हमने देखा आर्मी चीफ गए, वज़ीर आज़म को मिले, वापस आए, अनाउंसमेंट्स हो गई। सब ने अज्यूम किया कि अच्छा ज़बानी कलामी बात हो गई है। जब PM हाउस के रवैये से पता लगा कि जी शायद ये बात नहीं हुई भी, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि किसने गलत किया। क्या प्राइम वज़ीर आर्मी चीफ ने ठोंसना चाहा एक बंदा उन पे और वज़ीर आज़म रिएक्ट कर गए। जितना बाजवा साहब जानते हैं आर्मी चीफ इनको तबीयत को, इमरान खान की शायद आप और मैं भी नहीं जानते होंगे। वो डेली बेसिस पे डील करते हैं, हर हफ्ते में एक आधी मुलाकात टिका देते हैं। उनको ही पता है कि इमरान खान किस किस्म के आदमी है कि उनको वो बुलडोज नहीं कर सकते। इसलिए अगर कुछ हुआ है तो ये इतना सिंपल प्रोसीजर लैप्स नहीं है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि दोनों में से एक ऑफिस हमें पूरी बात नहीं बता रहा, या वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस रादर का इरादे में कोई तब्दीली आई है डेट्स की या वॉटेवर, या इधर से इन्होंने पुल फास्ट वन किया है। कोई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मालिक साहब इधर जरा ब्रेक का टाइम हो रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहे। हमारे सामने 2 नशनीय उस्तादें हैं, हम इनसे थोड़ी सी रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा अरशद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। यकीनन आइन और कानून को फॉलो होना चाहिए, इसमें तो इबहाम ही कोई नहीं रहा। जब कोई बात छुपाई जाती है तो जर्नलिस्ट उसकी जुस्तजू के लिए लग जा रहा है कि फैक्ट्स क्यों छुपाए जा रहे हैं। जैसे मालिक साहब ने फरमाया आर्मी चीफ का एक राइट था वो 3 आदमियों की समरी भेजे, आगे प्राइम मिनिस्टर का राइट था उसे एक्सेप्ट करे। वो तो चलो उस पर नहीं कुछ हो सका, आने वाले दिनों में आ जाएगा। ये बताए कि एक तरफ तो इमरान खान सब कहते हैं कि मादी में अरबों रुपए की करप्शन की गई, लूटमार की गई, पुराने हुक्मरान सारे ही चोर हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जिनको नैब का चेयरमैन बनाया था, अब उसके लिए आर्डिनेंस लाना पड़ा इतनी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर को, और उसी को तसीद दी जा रही है, उसी के जरिए काम करवाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, इससे मजीद एहतसाब शफाफ होगा और लूटा हुआ माल वापस आ जाएगा? क्यों प्राइम मिनिस्टर इतने इम्प्रेस हैं जस्टिस जावेद इकबाल से? देखिए, एक तो मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर क्यों उनसे इतने इम्प्रेस हैं या नहीं, लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने रिकवरीज जो हैं पिछले 3 साल में रिकॉर्ड रिकवरीज की हैं। 523 बिलियन की फिगर नैब ऑफिशियली बताता है। हाँ, जब ये सवाल आ जाता है कि यार पाकिस्तान में कोई और शख्सियत नहीं है, तो वहाँ ये सवाल बिल्कुल वैलिड आता है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और फिर जो प्रोसेस एक दिया हुआ है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन है विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वो कंसल्टेशन का प्रोसेस इस हुकूमत का कंटिन्यू नहीं हुआ। और उसमें जो हुकूमती हल्के हैं वो कहते हैं कि जी जो एक वॉइड है, जो वैक्यूम है लॉ में, उस वजह से अगर कंसल्टेशन मुकम्मल नहीं होती तो हुकूमत ये समझती है कि जनाब जो मौजूदा चेयरमैन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन अगर अपोजिशन इसको चैलेंज करती है आला अदालतों में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे पहले भी माजी में बहुत से फैसले दे चुकी है, और इस केस में भी अगर वो सारे प्रेसिडेंट्स उसी तरह से फॉलो होते हैं, लीगल प्रेसिडेंट्स, तो फिर ये ऑर्डिनेंस काफ़ी वीक फुटिंग पे है, वीक फाउंडेशन है इस ऑर्डिनेंस। अच्छा मालिक साहब मैं आपके पास आता हूँ। अभी हम बड़ी देर से, मेरा भाई हमें आइन समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, और मैं सीख भी रहा था, अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सारी उम्र सीखता है। तो गुजारिश ये है कि इन्होंने फरमाया कि रिकॉर्ड रिकवरी की गई। एक तरफ तो आपके प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 80,000 पाकिस्तान में शहीद किए तरीके तालिबान, उनको आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। दूसरी दफ़ा जिस असम्बली ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया, उसी असम्बली ने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाया। उनसे बात करना पसंद नहीं करते। आइन और कानून शख्सियात को अपनी मर्जी से कानून चलाने की इजाज़त देता है, या उसका दायरे में रहना चाहिए हमें? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी मैंने इस गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स देखी है ना,
तो मुझे तो खौफ ही आता कि अगर ये बंदा इसको हटा के किसी और को लगाएंगे तो पता नहीं क्या चीज़ लगाएंगे। तो उस लिहाज से तो अभी चल रहा है, चलते रहे जब तक कुछ चीज़ें सामने समझ ना आ जाए। रिकवरी स्केड्यूल ठीक है, जैसे अरशद ने पॉइंट आउट किया, ये डेफिनेटली एक प्लस है। और आप कंपेयर करते हैं लास्ट चेयरमैन जो नैब थे उनके मुकाबले में देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हर वक्त कोई ना कोई बंदा होता है जो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अभी तक जितनी हमने अपॉइंटमेंट्स देखी हैं फ्रैंकली खान साहब की गवर्नमेंट की, तो फिर तो मेरी कोई उम्मीद इतनी जवान नहीं रहती। नहीं मालिक साहब, फिर मुझे एक सेकंड मैं अपने दोस्त मलिक ताहिर से माफी मांग के, इलेक्शन कमीशन को आप कहते हैं जला दो। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है। चेयरमैन नैब पे आप रूल ऑफ लॉ नहीं पसंद करते। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, कल को किसी और तैनाती पर अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आ गया तो फिर फैसले कैसे होंगे? देखिए, बदकिस्मती की बात है, आप उनको भी जानते हैं जो जलाने चले हुए थे, उनका अपना माजी भी सबके सामने है, तो इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए। बात यह है भट्टी साहब, यहाँ हर बंदा अपने इदारे से बड़ा है, हर बंदा अपने ऑफिस से बड़ा है, वो कुछ भी हो, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है या जर्नैल है, हर कोई अपने आप को अपने दफ्तर से बड़ा समझता है और दूसरे को नीचा समझता है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। ये जब तक ठीक नहीं होगी ये इस तरह ही चलेगा। और अंग्रेजी में एक मुहावरा उसको कहते हैं, व्हाट इज़ गुड फॉर गूज इज़ गुड फॉर गैंडर। हम चाहते हैं हमारे लिए कानून और है, दूसरों के लिए, और जो खासा बार बार कहते हैं रियासत मदीना, यहाँ पे आप देख लें टोटल ट्रीटमेंट और है। अगर पेंडोरा पेपर्स आए तो क्योंकि अफोर्ड नहीं करते थे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कि मोहम्मद सलाई को कहना ज़रा 2 दिन घर बैठे सस्पेंड करें। अच्छा मालिक, मैं आप दोनों की इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाह रहा हूँ। आप इस्लामाबाद रहे हैं तो मुझे लगे आप दोनों को पंजाब पुलिस के टैलेंट का पता ही नहीं है। मैं आप दोनों की अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चैलेंज करने लगा हूँ। आप पंजाब से किसी SHO को ले जाएं तो इन्होंने 570 अरब इकट्ठे किए हैं, वो आपको पहले दिन ही 600 अरब दे के कहेगा जी मेरे से ठेका कर ले, वो आपके 1200-1300 डबल पैसे कर देगा। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो मेरा ले हमारे इमरान खान साहब को पता नहीं। एक पंजाब पुलिस का SHO के पास वो टैलेंट है कि वो इतने पैसे इकट्ठे कर सकता है। ये अभी मजाकन मैंने बात की। अच्छा ताहिर मलिक साहब, आपने जो मिसाल दी है, ये रूल ऑफ लॉ की इससे बड़ी कोई मौकरी नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इंस्टीट्यूशन नाम की चीज, बहुत शुक्रिया कि आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि क्योंकि अगर आप इसे मिसाल दे के पेश कर रहे हैं कि जो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं या थानों में जो टॉर्चर या छितरौल होती है, अगर आप उसे जस्टिफाई कर रहे थे तो यकीनन मुकाबले एतराज़ एक चीज़ है, लेकिन आपने जस्टिफाई कर दिया कि इससे बड़ी मॉकरी ऑफ लॉ नहीं है। और पुलिस रिफॉर्म इस हुकूमत का एक वादा था जो कि होनी थी। नासिर दुरानी साहब इसीलिए छोड़ के गए जो कि KPK में उनको लेके इस वजह से आए थे, और भट्टी साहब की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। उन्हें सारा पता भी है कि नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफ़ा किस फ्रस्ट्रेशन में आके दिया, किस नाउमीदी की वजह से उन्होंने दिया कि उस पंजाब पुलिस को जो रिफॉर्म करना था वो पिछले 3 साल में एक कानूनी तरीके से रिफॉर्म का प्रोसेस नहीं हो सका पंजाब में शुरू। अच्छा चले थोड़ा सा यही चाहते हैं ताहिर मलिक साहब मिसाल दे रहे हैं। अरशद और अपना मालिक, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अभी हैं जो मैंने पहले सवाल किया था, शायद मैं सवाल सी नहीं कर सका। मेरा जो पॉइंट है, जो मुझे लगा खुद अपना मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हमारी अपोजिशन को कोई ना कोई हेल्प कहीं से आती है, कोई एनर्जी मिलती है, लगता है अंदर तो हमारे नहीं है, कोई अपना ना कोई विजन है ना कोई सियासत है। मैं साथ अपना क्रिटिसिज्म भी दे रहा हूँ, कमेंट भी दे रहा हूँ। तो एकदम यहाँ पे जो 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो हमने बचपन में पढ़ा था कि कनाडा में एक रीच है, वो 6 महीने सो जाता है, फिर खाना खाता है, फिर 6 महीने जागता है। ये जो हमारी अपोजिशन है एकदम बड़ी दिलेर हो जाती है, एकदम ये जर्नैलों के नाम लेना शुरू कर देती है, एकदम रूल ऑफ लॉ आ जाता है, एकदम पाकिस्तान आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर 15 दिन खामोश हो जाते हैं। तो ये जो रिसेंटली जो एनर्जी आई है, इसके पीछे जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, क्या पीछे सचमुच वो है, कोई आशीर्वाद है कि ये कोई दानिश्वरी आई है? ये क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। जी आप मालिक आप बता दें। देखिए, लिटिल बिट ऑफ बोथ। बात यह है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इमरान खान की क्या थी, जो आपने शुरू में कहा कि एक आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट की रियलिटी है पाकिस्तान की सियासत में अभी तक है, और वो इसलिए है सबसे ज़्यादा, वो फ़ौज की ताकत से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, आपके पॉलिटिकल ख़ानदान हैं।
ये अमेरिका की कोई डेमोक्रेट्स या वो नहीं है जियो, आपको पता ही नहीं होता कि अचानक बराक ओबामा एक में कैंडिडेट निकल आता है, एक में हिलरी क्लिंटन निकल आती है। यहाँ पे ये नहीं है, आपको पता है मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब के बाद या शहबाज साहब हैं या मरियम हैं, मरियम के बाद या जुनेद होगा या शहबाज हमज़ा होगा, इसी तरह ANP है, इसी तरह पीपल्स पार्टी है, भुट्टो के बाद भुट्टो। इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, और जहाँ फैमिलीज़ होंगी वहाँ फैमिली इंटरेस्ट होंगे, जहाँ फैमिली इंटरेस्ट होंगे वही उनकी कमज़ोरी होंगी और वही एक्सप्लॉइट होंगे। और यही होता है इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, दूसरे इंटेलिजेंस, इन्हीं की कमज़ोरियाँ और इनके लालचों से वो एक्सप्लॉइट होते हैं और फिर ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं। इसलिए फ़ौज या इंटेलिजेंस से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा इनकी अपनी कमज़ोरी है। बिल्कुल यहाँ पे इमरान खान आए, इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि जी हम एक पेज पे हैं। खुद वज़ीर आज़म बार बार कहते थे, और बल्कि मुझे तो कई दोस्त हमारे दूसरी तरफ के कहते थे कि वज़ीर आज़म क्यों कहते हैं बार बार, यार मुफ्त में हमारे पे मलबा पड़ता है। खुद कहते थे, उनके वज़रा कहते हैं, अभी भी उनके वज़रा ने बयान दिए कि जी पाकिस्तान फ़ौज और हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल एक पेज पे है। इन्होंने तो खुद पोलिटिसाइज़ किया हुआ आर्मी को। तो जब आपको एज एन ऑपोजिशन लगेगा कि उस पेज के अंदर एक रिफ्ट आ गई और पब्लिकली रिफ्ट आई है, एक पब्लिक एम्बैरसमेंट का इशू बना हुआ है, आप क्यों नहीं एक्टिवेट होंगे। जहाँ तक रही दूसरी बात, बिल्कुल ये बात कुछ है, क्योंकि मैं एक अनाउंसमेंट का आपका जिक्र कर सकता हूँ जो फजल रहमान साहब ने अनाउंसमेंट की थी। मैं अगर अच्छा मालिक साहब, जब आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, मैं भी, वो हम कभी कभार ना सांप का तमाशा देखना जाते थे, वो पटौरी में निकालता था, हम डर के भाग जाते थे। तो अभी आपके साथ एक अरशद शरीफ साहब बैठे हैं, इन्होंने जब किताब खोली ना, मैं कहा भाई नया अटैक आने लगा। अच्छा गुजारिश ये है अरशद साहब आपसे सवाल, हम देखें, हम आपके वैसे ही चाहने वाले हैं। गुजारिश ये है कि एक तरफ अमेरिकन हाई अथॉरिटीज़ आके मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मिलती हैं, अलग शहबाज शरीफ साहब से मिलती हैं, PDM दोबारा मुतरक हो जाता है जो सोया होता है, और फिर वो बाकायदा रेगुलर कहते हैं कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। और कहा यह जा रहा है, कहा कि नवंबर को शायद मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च करेंगे। आप इसमें क्या देखते हैं, इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है अपोजिशन के एहतजाज से? मेरे ख्याल भट्टी साहब, अगर आप पिछले 3 साल की तारीख निकाल लें, और जो ताहिर मलिक साहब ने भी सवाल किया था और आपका सवाल भी था मोहम्मद मालिक साहब से, अगर आप 1985 की नर्सरी में जो लगाए हुए फल बूटे थे उनसे आप कोई तवक्को रख रहे हैं, तो उनके पास ना डायरेक्शन है, वो सिर्फ अपने मुफादात चाह रहे हैं इस वक्त। और एक बहुत बड़ा सवाल है, और आप तो आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर में बैठे हुए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि जब लास्ट टाइम भी धरने आए थे मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, आप ही के पंजाब हुकूमत ने लाहौर में बैठ के सारी मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली थी, उसके बाद काबीना तक गई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि हाँ जी जाने दो। तो ये कैसे हुआ था? और फिर कहा गया कि जी ये जाली रिपोर्ट थी, आज तक किसी ने कोई इंक्वायरी उस पर की? अब जब आप ये सवाल करते हैं कि जनाब अपोजिशन कुछ कर सकती है, जो अपोजिशन बैकडोर डील्स कर रही हो कि जनाब हमारे केसेस ना चलने दिए जाए, मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब को जब 4 बजे सुबह वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया जा रहे थे, किस गारंटी, किस एश्योरेंस पे वो सुबह 4 बजे पहुंच गए थे? वो तो अल्लाह भला करे FIA के वो कुछ दलेर अफसरान वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने रोक लिया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केसेस आया तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बाकायदा उस पर रिमार्क्स हैं कि ये किस किस्म का प्रोसेस है शहबाज शरीफ के लिए, तो ये प्रोसेस किस तरह से चलता है, एहतसाब का अमल क्यों आगे नहीं जा रहा, क्या हुकूमत की और नून लीग की आपस में कोई डील है? मरियम नवाज साहिबा अभी हाल ही में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासी शहीद बनना चाहते हैं। 2019 में भी उन्होंने ये बात की, जनवरी 2021 में भी उन्होंने बात की कि हम इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, इनके बंदे कम हो गए तो हम 4 बंदे अपने दे देंगे। ये कौन सी डील्स हो रही हैं बैकग्राउंड में? फिर मैं रहनुमाई चाहूंगा। एक मिनट भट्टी साहब, इसका आपने जवाब देना है, आरिफ भट्टी साहब को इसका जवाब देने दें, क्योंकि खबर इनके पास है जो इन्होंने आज तक नाजरीन को नहीं बताई कि ये सारी रिपोर्ट्स बनी कैसे थी, कोट लखपत जेल कौन जाता था मुलाकातें करने, क्या वजीर आजम इसको इस लूप में शामिल थे उनको बाहर भेजने के, और अगर ये रिपोर्टें जाली थी तो आज तक इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आरिफ भट्टी साहब कुछ हमारे भी इल्म में इजाफा करें। नहीं, आपने जो फरमाया 100%, लेकिन मैंने तो अभी मेरे एक काबिल एहतराम मेरे लम है अरशद शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से रूल ऑफ लॉ के तहत मुल्क चल रहा है। मैं इसलिए उन खबरों की तरफ नहीं जा रहा, गो कि उसका जो डॉक्टरों का पैनल था, मैं 20 में से 13 लोगों से मिला, एक को भी नहीं पता उन्हें डायग्नोज है क्या, वो जो रिपोर्ट तैयार कर रहा था उसको भी नहीं पता।
वो आप, लेकिन मैं तो अब मालिक साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो मार्जिन, आप कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चल रहा है। अब वो पुराना पाकिस्तान गया, नया पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान में अब किसका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार होने जा रहा है, अगर बकौल आपके कि वो नवाज शरीफ का हुआ था? भट्टी साहब, मैंने एक बड़ा सादा सा सवाल किया, आपने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया। ये तो नहीं होता ना। अब आप थोड़ा सा अपने नाजरीन को आगाही दें कि इतने वेल इन्फॉर्म्ड आप सहाफ़ी हैं, माशाल्लाह चैनल को हेड कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, और आपके इल्म है कि कोट लखपत जेल कौन सी मुलाकातें हुई जिसके बाद ये सारा ड्रामा रचाया गया था, और वज़ीर आज़म इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? पूरी काबीना ने इसकी अप्रूवल दी, क्यों अप्रूवल दी, कैसे अप्रूवल दी, और फिर बाद में अब अच्छा, आपकी तरफ से मैं ये मुतालबा कर देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम क्या नाम है आजकल, हाँ, इमरान खान साहब, आपकी मोहब्बत नहीं जाती, मोहब्बत नहीं जाती करके इस मुल्क में जो अरशद शरीफ साहब, और मेरा भी खदशा है कि वो रिपोर्टें हुई, इसका कम से कम आपके फैसल डॉक्टर थे, यास्मीन राशिद आपकी थी, हुकूमत आपकी थी, पंजाब में आपकी थी, वफाक में थी, कम से कम ये फैक्ट्स तो लोगों तक ले आए, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं एनआरओ नहीं देते, एनआरओ नहीं देते। अच्छा ये बताएं अरशद साहब, आप इस्लामाबाद में करीब हैं, वो हमेशा कहते हैं एनआरओ नहीं देते, एनआरओ उनसे मांग कौन रहा है? आज तक वो नाम नहीं सामने आया, एक आधे नाम की तरह थोड़ी सी आवाम को। मेरे ख्याल एनआरओ जो है इस हुकूमत में, इस बात पे अपोजिशन जमातें बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो नैब ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, और ख़ास तौर पे नैब ऑर्डिनेंस जो अमेंडमेंट 2021 का सेक्शन 2 है, उसमें एनआरओ वज़ीर आज़म की अपनी काबीना में बैठे हुए लोग, उनके अपने वुज़रा, उनके अपने एसएपीएन अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं, क्योंकि जितने कमीशन ऑफ इंक्वायरी वज़ीर आज़म, और ये वज़ीर आज़म का क्रेडिट है कि पहली दफ़ा, इससे पहले हम भी करप्शन की स्टोरीज करते थे, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती थी, बनाए गए, और उसमें सारे के सारे इनके अपने वुज़रा, इनके अपने एसएपीएम्स इम्प्लीकेट हुए, कुछ के इस्तीफे लेके उन्हें घर भेज दिया गया, कुछ अच्छा, अभी अरशद, भी मैं मौजूदा मालिक हुकूमत साहब में का बैठे वो हैं, बता रहा है, जिनको बचाने के लिए ये एनआरओ दिया जा रहा है। मालिक यार ज़रा एक पेज पे वापस चलते हैं। मैं इस मुल्क में जब आवाम को देखता हूँ, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी कंपनी की मशहूरियत से गल कर रहे हैं। 22 दफ़ा इस मुल्क में बिजली का इजाफा हुआ है, डॉलर जनाब के सामने है, बच्चे को पता है बेरोज़गारी बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, बिजली बढ़ी है, ज़िंदगी टफ हुई है, ये एक ऑब्जेक्टिव बात है। अपोजिशन यहाँ को पॉलिटिकल कभी चेंज की बात नहीं हुई। अब ज़रा पेज हिलाया तो जनाब अपना जहांगीर तरीन साहब लंदन चले जाते हैं, MQM के बयान आने शुरू हो जाते हैं, काफ लीग भी जिंदा हो जाती है, डॉक्टर अमन लियाकत को भी समझ आती है कि इस्तीफ़े देने का टाइम है, और साथ ही जाम साहब जो बड़े कामयाब वज़ीर आला हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है। तो ये क्या है, अब आप क्या देख रहे हैं? और पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन ये भी है कि हमने वैसे तो बलूचिस्तान को कंपनी की मशहूरियत से रखा है, लोएस्ट एजुकेशन है पूरी दुनिया में वहाँ पे, तो वहाँ पे जो अदम एतमाद कल आ रही है, तो क्या वो पाकिस्तान कोयटा से ऊपर नॉर्थ में आएगी कि वहीं के वहीं रहेगी? देखें, अभी तक तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, अभी तक तो ये एक लोकल पॉलिटिक्स का सीन लग रहा है, और अगर इनकी रिप्लेसमेंट होती है और वो बाप के अंदर से ही होती है, फिर तो ये नज़र आ जाता है कि पॉलिटिकल वही है, क्योंकि इस तक उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो बातें चलती हैं, देखें जी, पहले बलूचिस्तान होगा, फिर पंजाब होगा, फिर आगे बात जाएगी। गवर्नमेंट तो चल रही है बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, इसमें तो कोई शक है नहीं। और लेकिन जैसे अरशद एक बात कर रहे थे पहले, तो उस बात से मैं थोड़ा सा बात को आगे चला रहा हूँ कि अपोजिशन की सही कह रहे हैं कि ये तो अपनी गेमों में लगे हुए हैं। मुझे बताएं, इस वक्त भी क्या आइडियल टाइम नहीं था रिज़ाइन करने का? गवर्नमेंट को अगर प्रेशर डालना हो, वो उस पर रिज़ाइन की तरफ कोई नहीं आता। क्या ये आइडियल टाइम नहीं है पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करने का? लेकिन उस पर PMLN ठोके जौनसी है, नहीं मानती है। इनकी अपनी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इमरान खान का एट हिज ओन लेवल बिल्कुल एक फ़र्क पड़ा है 1 पेज पे, लेकिन क्या वो 1 पेज एक्सप्लॉइट कर सकेगी अपोजिशन फुली कि नहीं? महंगाई आसमान छू रही है, बुरा हाल है लोगों का, इकॉनमी टेल स्पिन के अंदर है, डॉलर का आपने हाल देख लिया है। आपकी ये अभी खुदा न खास्ता आने वाले दिन और भी सख्त होंगे। एनर्जी क्राइसिस आपका सर्दियों में तबाहकुन किस्म का एनर्जी क्राइसिस होगा। आज रेकमेंड। अच्छा मालिक, सिर्फ 30 सेकंड, आप क्या समझते हैं मरियम नवाज और शहबाज साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफत हैं कि नहीं? मुझे पता है आपने प्रोग्राम पे जाना है, मेरा दिल तो नहीं करता आपके लिए खुदाफिज करने, लेकिन सर ये लास्ट कमेंट्स दे दें। सर, ये इख्तलाफ इन दोनों के दिलों में तो जो होगा असल फैसला नवाज शरीफ साहब को अपना दिमाग क्लियर करना है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए फैसला दिल से करना है कि दिमाग से करना है। दिल से करते हैं तो मरियम जीतेंगी, दिमाग से करते हैं तो भाई जीतेगा।
और इनकी सियासत भी शायद आगे चल पड़े ठीक तरीके से। ये फैसला मियाँ साहब का है, लेकिन तारीख बताती है कि बड़े बड़े हमने बादशाहतें और ख़ानदान गिरते देखे हैं जब बड़े बड़े सख्त फैसले। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद अरशद शरीफ साहब होंगे और कोशिश करेंगे कि आज वो थोड़ा सा हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज अरशद शरीफ साहब हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बैरून इंटरनेशनल मीडिया भी करता है। अच्छा अरशद साहब, इसके बाद आपके साथ बात करेंगे मलिक साहब मैं, क्योंकि वो बात कब कर सके। आपने फरमाया कि नैब ने बहुत ज़्यादा रिकवरी की, एक अच्छी खबर आपने सुनाई, और इस दौरान आपने इमरान खान की हुकूमत में 2-3 साबिक वज़ीर आज़म, सदर, लातदाद लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहे, इनसे कितनी रिकवरी हुई है? कोई थोड़ी सी अगर रहनुमाई फरमा दें लोगों को, क्योंकि आपसे तो लोग सीखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका आरिफ हमीद भट्टी साहब। और जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट्स टैंपर हुई, सवाल है कि जितने अपोजिशन के केसेस थे उसमें से किसी बड़े जो अपोजिशन लीडर्स हैं, किसी एक केस में 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो सकी है। कुछ प्ली बार्गेन्स हुई हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन की हुई हैं, जो कि कहा जाता है कि किसी ग्रुप के फ्रंटमैन के तौर पे, किसी सियासी शख्सियत के फ्रंटमैन के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन अगर डायरेक्ट रिकवरी का सवाल है तो 1 रुपए की रिकवरी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से, जिनके खिलाफ केसेस थे, पिछले 3 साल में 1 रुपया भी उनसे रिकवर नहीं हुआ है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसकी वजूहात जो हैं, जब आप नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स का जवाब देंगे तो उसमें आपको ये जवाब भी मिल जाएगा कि ये रिकवरीज क्यों नहीं हुई। जी मलिक अच्छा अरशद, मैं आपसे आपकी इसी बैकग्राउंड पे यही सवाल रिपीट करूंगा। आपने बड़ा हमेशा ऑब्जेक्टिव काम किया। आई नो यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग, आप एक जर्नलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिवली मुझे बताएं, 22 साल इमरान खान साहब ने एक पॉइंट पे खड़े रहे, जी ये करप्शन है, लूट मार है, जरदारी, नवाज शरीफ, एक कंसिस्टेंसी। हैट्स ऑफ टू इमरान खान, ये मेरी राय है कि इतनी कंसिस्टेंसी मैंने पाकिस्तानी सियासत में नहीं देखी। अब 3.5 साल में आप ऑब्जेक्टिवली क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो नया एक बयानिया दिया गया था कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या अगर तो हम कामयाब रहे हैं तो ये सही हो गया, अगर इसमें नाकामी हुई है तो क्या ये समाज ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि करप्शन ही हमारा मुकद्दर है? वेयर वी आर गोइंग? ताहिर मलिक साहब का बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल उन तमाम मसाइल की जड़ है जो इस वक्त पाकिस्तान जिनका मुकाबला कर रहा है। अगर दहशतगर्दी भी आप देखें, जितनी इंटरनेशनल स्टडीज़ है, कहीं ना कहीं से करप्शन का पैसा रूट होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। और इसी वजह से फैटफ ने जितनी कानून साजी हुई और इत्तेफाक से एप्लीकेबल, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से उसका निशान है। तो ये एक एविडेंस है कि जनाब करप्शन का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है, जिसे आलमी दुनिया चाहती है कि रोका जाए। ऑफशोर अकाउंट्स के हवाले से OECD का मैकेनिज़्म बना, इसीलिए बना कि करप्शन की वजह से मुल्कों में गुर्बत आती है, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, साफ़ पानी आपको नहीं मिलता, क्योंकि जो एक अशराफिया बैठी हुई है वो बिल्कुल साइफन ऑफ कर देती है। और ये कहना कि जी पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में करप्शन रुकी है, बिल्कुल नहीं रुकी। करप्शन उसी तरह से जारी है। एहतसाब हो सका उन डिसीजन मेकर्स का जिन्होंने माजी में फैसले किए थे, या पिछले 3 साल कोई एहतसाब नहीं हुआ। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है क्योंकि करप्शन बढ़ रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं जनाब करप्शन तो जस्टिफाइड है, होती रहती है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े ईवानों में जाके कहें और फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस भी आ जाए, वज़ीर आज़म भी आपको याद होगा उन्होंने कहा जी मेरे भी चंद दोस्त बैठे हैं तो हम नैब कवानीन में तरामीम कर रहे हैं। और फिर चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा भी था कि बताएं जी कि कौन सी आपने ऐसी कामयाबियाँ हासिल की। फंडामेंटल सवाल है कि क्या बिजनेसमैन, ठेकेदार की मुआवनत के बगैर कोई सियासतदान करप्शन कर सकता है? और जब आप बिजनेसमैन को निकालते हैं इस कानून से तो आप हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे करप्शन की पैट्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं। और ये चीज़ हमने माजी की हुकूमतों में भी देखी और पाकिस्तान मेरा लास्ट सवाल बाकायदा तौर पे करप्शन की पैट्रोनाइजेशन कर। अरशद लास्ट सवाल है, इसको बिल्कुल सिंपल जुबान में बता रहा हूँ। आपका जो एक्सपोजर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको सामने रखते हैं। IMF से हमारे मुज़ाकरा चल रहे हैं वाशिंगटन में, ग्रे लिस्ट का डंडा हम पे सर पे है, FATF बैठा हुआ है, जो इतनी लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं। इसमें व्हाट इज़ देयर एनी होप फॉर ए कॉमन मैन
कि वो हर रोज़ ये महंगाई की खबर आज कल से ज़्यादा, कल परसों से ज़्यादा कहाँ देख रहे हैं? वेयर यू सी पाकिस्तान इन द कमिंग डेज? कॉमन मैन की ज़िंदगी महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में क्या नज़र आ रही है आपको? मैं बग़ैर किसी और इसमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या रियलिस्टिक इंटरनेशनल सिनेरियो में जाए हुए आम आदमी के लिए ज़िंदगी, एक आम पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी अगले चंद माह में मज़ीद मुश्किल होगी। गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं इस वक्त, असद उमर साहब ने कल ख़ुद कहा कि जी अगले 5 माह मज़ीद आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिससे एक आम पाकिस्तानी यकीनन उसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होगी, पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा होगा। और आज भी अगर आप पिछले साल का इकनॉमिक सर्वे निकाल के देखें जो हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा जारी किया था, तो 38% पाकिस्तान के लोग, तकरीबन 40%, हर 10 में से 4 लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी सतह से नीचे हैं। और अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, यार चलो थोड़ा सा बेहतर है, तो ये 60-70% बन जाती है आबादी। फिर आप मिडिल क्लास लगा लें, और जो अशराफिया है वो थोड़ी सी अशराफिया है जो बैठ के एक दूसरे के मुफादात पहले भी उसका दिफा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। वही चेहरे आपको अच्छा अरशद, मैं बात करूंगा, एक आपने जो सबसे अहम बात की, एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। एक आम शहरी आपने जैसे खुद फरमाया कि बिजली की कीमत आसमान को छू रही है, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, आटा, चीनी, गंदम, रोज़मर्रा इसमें बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ चले हम कह रहे हैं कि नैप अच्छा काम कर रहा है, एक मालम जप्पा केस था, BRT केस था, गंदम था, चीनी स्कैंडल था, इवन के गालबन आप इस्लामाबाद एक रिंग रोड था स्कैंडल जिसमें जुल्फी बुखारी साहब ने रिज़ाइन दिया था। क्या उसमें भी आइन और कानून के मुताबिक लोगों को कार्रवाई की गई? अगर ये ठीक है तो इमरान खान अगले 5 सालों बाद या जब भी इलेक्शन होता है क्या करप्शन के खिलाफ बयानियाँ लेके जाएंगे, मेरिट का लेके जाएंगे या रूल ऑफ लॉ आइन का लेके जाएंगे? देखिए, अगले इलेक्शन में जो भी बयानियाँ लेके जाएंगे वो तो सियासी जमात अपना खुद बनाएगी, लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जितने सारे केसेस थे इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उन्हें पसे पुष्ट डाल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में होता क्या है, एक हुकूमत है वो पिछली हुकूमत का एहतसाब करती है और उसके बाद वाली हुकूमत पिछली हुकूमत का एहतसाब करती है। तो इसी उम्मीद पे देखते हैं कि शायद ये जितने केसेस हैं, अगर इस हुकूमत ने अपने दौर में इस पे इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन और केसेस फाइनलाइज नहीं किए तो ये केसेस ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पे बनेंगे, उनकी वफाकी काबीना पे बनेंगे, उनकी पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे बनेंगे, पंजाब की काबीना, सूबाई काबीना पे ये तमाम केसेस बनेंगे जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक अच्छा एक कदम था उठाया, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे। IPPs के केस में बैकडोर डील्स स्ट्राइक की गई और जो 560 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली एक्सेस पेमेंट्स थी उसे मुआहदे करके राइट ऑफ करके कि जी हम इसने सर्कुलर डेट कम करने के लिए काम कर रहे हैं, वो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता था। आपने एक रास्ता निकाला और उसका जवाब जो बिलियंस आपने राइट ऑफ किए, जो कि आपकी काबीना में भी लोग बैठे हुए थे, आपके SAPMs थे, आपके बिजनेस के दोस्त थे जिसमें से चंद आपकी पार्टी को फंड भी करते थे। तो ये सवाल आपको आइंदा आके बिल्कुल हॉन्ट करेगा और ऐन मुमकिन है कि अगर कोई और हुकूमत आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान समेत उनकी सूबाई और वफाकी काबीना पे ये मुकदमात बन सकते हैं। अरशद बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आपके सामने अरशद शरीफ मालिक और ताहिर मलिक साहब के तमाम हक़ाइक़, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं, उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दूसरा, हमारे भाई अरशद शरीफ ने कहा हमारी ख्वाहिश है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के मुताबिक मुल्क चलाया जाए और आम आदमियों को उसके समरात मिले। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। इजाज़त दे, खुदा के सुपुर्द।